यानी कि 92% जो लोग हैं या तो वो प्रवासियों की संतानें हैं या तो आक्रमणकारियों की संतानें हैं। अगर यहाँ का कोई मूल नेटिव है तो यहाँ के भील वंश के लोग हैं, यहाँ के भील समुदाय के लोग हैं, यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। बाकी के जितने भी जो 92% जो लोग हैं वो या तो शरणार्थियों के संतान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि या तो अमेरिका से आए हैं या पश्चिम कंट्रियों से आए हैं या समुद्र पार करके आए हैं। उन्होंने दिशा भी बताई कि ये जितने भी जो लोग हैं ये सब बाहरी लोग हैं। जो ब्राह्मण जो बढ़िया अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं, जब उनका डीएनए और उनके वंशजों के बारे में पता चलेगा ना उनको, तो जब हेरिडेटरी एक्ट लागू होगा तो इनको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इस देश की जो मूल नेटिव है उनको खदेड़ के रख दिया, उनको जंगलों में धकेल के रख दिया। और उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि अगर सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार हुआ है तो उन्होंने ये भी कहा कि महाभारत में आप उदाहरण देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने स्वविवेक से इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया कि जिसका ना अर्जुन के पास तोड़ था न किसी के पास कोई तोड़ नहीं था, जब आपने उसको शिक्षा ही नहीं दी तो आपको उसका अंगूठा लेने का कोई अधिकार नहीं। द्रोणाचार्य ने छल कपट से उस एकलव्य का अंगूठा ले लिया। और जब अगर हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे ऐसे महापुरुष थे जिसका रामायण के जितने भी जो ग्रंथ हैं उन्होंने आज तक जिक्र नहीं किया, ना सोशल मीडिया पे कभी जिक्र हुआ, ना इनके ग्रंथों में कोई जिक्र हुआ। शंभु ऋषि वो हमारे और इस प्रकृति पे जितने भी जो निवासरत लोग हैं उनको ये शिक्षा दे रहे थे कि ये प्रकृति आपके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करती, ये वर्षा आपके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करती, सूर्य आपके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करता है। क्या बारिश होती है तो सिर्फ क्या ब्राह्मणों के घर पे बारिश होती है? तो उन्होंने कभी वर्षा ने कभी भेदभाव नहीं किया, वो सबकी धरती को समान सिंचित करती है, पानी हमेशा समान रूप से गिरता है। अगर उच्च नीच का भेदभाव भगवान करते तो सिर्फ ब्राह्मणों के घर पे बारिश होती, बाकी लोगों के घर पे बारिश नहीं होती। अगर सूर्य को भी हम भगवान मानते हैं, अगर वो भेदभाव करते तो प्रकाश सिर्फ ब्राह्मणों के घर पे होता, बाकी लोगों के घर पे नहीं होता। तो ये इन्होंने इतना पाखंड फैलाया। ऐसे हमारे विद्वान महापुरुष शंभु ऋषि को खुद राम ने अपनी तलवार से उसको काट दिया, मार दिया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज के जो लोग थे उनको अपने आश्रम पे शिक्षित कर रहे थे। 5 तत्व अग्नि, वायु, नीर, इन सभी 5 तत्वों की वो शिक्षा दे रहे हैं। और फिर एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे हम जिन्होंने इतना संघर्ष किया कि हम बताना चाहेंगे कि जो इस समाज में पाखंडवाद और अंधविश्वास जो फैला हुआ है, लल्ले सिंह यादव जो बहुजन समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने सारे ग्रंथ झूठा साबित कर दिया, चाहे रामायण हो महाभारत हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेरियार रामास्वामी ने इंग्लिश में रामायण लिखा, उसका उन्होंने हिंदी ट्रांसलेट किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 16 सितंबर 1976 में जजमेंट आया कि ये ग्रंथ झूठे हैं, बकवास है, इनको सत्यता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी देखो देश में पाखंडवाद अव्वल से। तो मैं अभी सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा, हमारा कतई किसी धर्म या किसी व्यक्ति या किसी महापुरुष का विरोध करना नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना भी जरूरी है और इसके बारे में तर्क वितर्क करना भी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी अपनी मजबूरियां। अगर वही हम बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में तो स्पष्ट लिखा हुआ कि कोई अगर श्लोकों का उच्चारण करेंगे तो उसकी जबान काट देंगे। अगर कोई सुन लेगा, गरीब निचले तबके के जो व्यक्ति है, इनके ग्रंथों के अनुसार जिनको शूद्र, दलित और पिछड़ी जाति बोला जाता है, वो लोग अगर उनके ग्रंथों को सुन लेंगे या बोल लेंगे तो उनकी जबान काट देंगे, सुन लेंगे तो लोहा पिघला के उनके कान में डाल देंगे। तो ऐसे पाखंडवाद ग्रंथ तो ढेर सारे हैं, उनके बारे में तो कभी जिक्र नहीं होता कि ऐसे ग्रंथों पे पाबंदी लगा देना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो विरोध किनका करते हैं? जो 8वीं फेल है, जिनको है ना इस महापुरुष के बारे में उसको मालूम ही नहीं है कि संविधान क्या है। संविधान में सिर्फ हमारे आदिवासी, हमारे दलित भाई, इनको यह हक अधिकार नहीं मिला, ब्राह्मणों को भी मिला है, बड़ियों को भी मिला है, राजपूतों को मिला है, ठाकुरों को भी मिला है, सबको समान अधिकार मिला।
लेकिन अपनी अपनी हैसियत के अनुसार, जिन्होंने हमेशा, यानी कि ये सिर्फ 70 साल के आरक्षण की बात करते हैं, 3000 साल पहले से इन्होंने 100% आरक्षण अपने पास रखा, 100% सीटें इनके पास थी, उसके बारे में ये बात नहीं करते, तब इनका पेट नहीं दुखता। हमें 70 साल में जो आरक्षण मिला है वो इनके पेट में खलबली मचा देता है कि इन दबे कुचले लोगों को आरक्षण मिल जाता है। लेकिन वही हमारे लोग इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि जो 3000 दशक से पहले जिनके पास 100% आरक्षण था, 100% इन्होंने लोग की जमीन छीन ली, तब इनके रोटे नहीं खुले, तब ये सवाल नहीं करते कि तब हमने कितना शोषण अत्याचार किया, किसी बावड़ी से पानी नहीं पीने देते थे, सार्वजनिक जो प्याव है वहाँ पर लोगों को पानी नहीं पीने देते, तो इन्होंने कितना अत्याचार शोषण उड़ाया। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे पहले अगर आतंकवाद की गतिविधियां स्टार्ट होती तो सिंधु घाटी सभ्यता से होती। अगर सिंधु घाटी यहाँ की मूल नेटिव संस्कृति है, उस पर आक्रमण आर्यों ने किया, तो सबसे पहले इस देश के अगर कोई आतंकवादी है तो आर्य है यहाँ के आतंकवादी, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम आर्य वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ की संस्कृति को खत्म करने वाले लोग कौन होंगे? आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के लोग अगर भारत पे आक्रमण करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? आतंकवादी बोलते हैं। तो हमारी सिंधु घाटी पे जो आक्रमण जिन्होंने किया है उन लोगों को भी तो हम आतंकवादी बोलेंगे ना, जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को तहस-नहस कर दिया। आज खोदने पे हमारे अवशेष मिलते हैं, हमारे यानी कि सुव्यवस्थित संस्कृति मिलती है। अमेरिका भी आज तक इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना हमारी जो वर्षों पुरानी संस्कृति, जिसको किसने खत्म किया? आर्यों ने खत्म किया, इन लोगों ने खत्म किया। और आज वो ऐसे नए पुराने मुद्दे उखाड़ के बोलते कि हमारा डीएनए मैच हो गया। अभी मैं बताना चाहूंगा, मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमारा डीएनए एक, यानी कि अफगानिस्तान से लेके काबुल से लेके चाइना तक हमारा डीएनए एक है। इसका मतलब समझते हो? उन्होंने इंडिया की बात नहीं करी, उनका डीएनए यहाँ का है नहीं, तो यहाँ कहाँ की बात करेंगे? उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर काबुल से लेकर चाइना तक हमारा डीएनए एक है। ये उसी संस्कृति के लोग। तो साथियों, हमें समझने की जरूरत है, तर्क वितर्क करने की जरूरत है। हमें किसी भी ऐसे संगठन या ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हम संविधान का पालन करते हैं, हम संविधान के अनुसार चलते हैं और संविधान के माध्यम से ही हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष के से कई कहानियां लिखी, उन संघर्षों को अगर आज हम आगे बढ़ाएंगे तो सिर्फ हम हमारे संविधान के माध्यम से बढ़ाएंगे, आर्टिकल 13(3) के माध्यम से बढ़ाएंगे, संविधान का अनुच्छेद 19 के माध्यम से बढ़ाएंगे, 243 के माध्यम से बढ़ाएंगे, 366 के माध्यम से बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे बारे में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अरे इन्हें तो कत्ल खाने खोलने का भी अधिकार नहीं है। संविधान का आर्टिकल 48 कहता है कि इनको तो कत्ल खाने खोलने का भी अधिकार नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में कि आपको यहाँ के जो जीव जंतु है उनकी सुरक्षा और उनकी अच्छी नस्ल बढ़ाने के लिए आपको अस्पताल खोलने, मारने का अधिकार नहीं दिया। आज सोसाइटी में जाके देखो, कत्ल खाने किसने खोले? आज जिसको बोलते हैं क्या बोलते, वो जो बकरे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? कसाई खाना। इनको वो भी अधिकार नहीं है, या आर्टिकल 48 बोलता है। और ये बोलते हैं समान नागरिकता संहिता लेकर आएंगे, 144 यही बोलता है आप लेकर आओ ना, लेकिन किसके लिए? सिर्फ नागरिकों के लिए। और आर्टिकल 9 कहता है कि यहाँ के जो जनजाति लोग हैं वो नागरिक नहीं है, वो मूल मालिक है, इस जमीन के, इस भूभाग के ओरिजिनल बीज है। बाकी लोग सब यहाँ के शरणार्थी, इसका जजमेंट भी है, इसको कोई झुकला नहीं सकता। भारतीय संविधान की हर जगह, यहाँ तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये लोग भी कभी कभी उल्लंघन कर जाते हैं। अभी वो कर्नाटक में किसी आचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ, वहां पे खुद शिवराज सिंह चौहान ने खुद संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन कर दिया। राष्ट्रीय मतलब क्या है? हिंदुत्व, ऐसे शब्द बोलते हैं। मतलब इनको संविधान की प्रस्तावना भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी नहीं उनको मालूम है कि यार बिल्कुल हम सब भारतीय है। और उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी को बोल दिया कि राष्ट्रीय का मतलब हिंदुत्व ही राष्ट्र। तो फिर हमारे संविधान का सीधा उल्लंघन अगर सीएम जैसे लोग करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के सीएम करेंगे, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कि खुद सिस्टम संविधान को नहीं फॉलो कर पा रहा है।
और हमें संविधान की दुहाई देते हैं। हम प्राकृतिक लोग हैं, हमारा नेचुरल संविधान है। हमारे बाबा साहब ने उस नेचुरल संविधान को अपनी किताब में दर्जा दिया है, आर्टिकल 13(3) में। तो ये कतई ना भूले, हमें संविधान सिखाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में संविधान है, हम अपने आप में ग्राम सभा है। एक व्यक्ति ही अपने आप में ग्राम सभा है। मेरे विद्यार्थी भाइयों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जितनी भी जो रूढ़ी प्रथा है, ये लिखित में नहीं है। जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं या कोई सभी कार्यक्रम होते हैं, तो जो हम बैठ के चर्चा करते हैं वही हमारी रूढ़ी प्रथा है, वही हमारी सभा है। इसको बनाया नहीं जाता है, ये नेचुरल है। जो चीज़ बनाई जाती है वो मानव निर्मित होती है, और जो नेचुरल होती है उसको बनाया नहीं जाता, वो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक चीज को ये लोग भूलना नहीं सकते। खुद इसका उदाहरण भारतीय संविधान है। उन्होंने स्पष्ट लिखा 13(3) में रूढ़ी प्रथा। और ये जिस आईपीएस और जो अपना आईपीसी सीपीसी जिसकी बात करते हैं, उन्होंने उसमें भी स्पष्ट लिखा, आईपीसी का सेक्शन 5 जो कहता है कि रूढ़ी प्रथा थल सेना जल सेना जिनका कोड ऑफ मार्शल होता है, और रूढ़ी प्रथा जिसकी अपनी व्यवस्था है, जिनका अपना संविधान है, वहां तक आईपीसी लागू नहीं होगी जहां पर रूढ़ी प्रथा स्टार्ट होती है। तो ये फिर किस आधार पे हमारे लोगों पे, हमारे विद्यार्थियों पे, हमारे नेताओं पे केस ठोक देते हैं? ये खुद देशद्रोह का काम करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पुलिस वाला हो या कांस्टेबल हो या टीआई हो, कोई भी हो, अगर उसने संविधान का पालन नहीं किया तो मतलब वो देशद्रोही व्यक्ति है। जो हमारे गांव में, हमारे गांव के मुखिया की या हमारे किसी भी व्यक्ति की अगर परमिशन नहीं लेता, वो हमारे गांव में गैर आदिवासी दखलअंदाजी करता है, तो वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। लेकिन ये हमारे विद्यार्थियों को, हमारे समाज के लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए ये हमारे संविधान का सीधा सख्त उल्लंघन करते हैं। हमारे क्षेत्र में कभी धारा 144 लागू नहीं हो सकती, लेकिन ये फिर भी धारा 144 लागू कर देते हैं, क्योंकि वहां तो हमारा अपना संविधान है और ये संविधान में वर्णित है। तो ये फिर किस आधार पे हमारे क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है आरक्षित क्षेत्र, व्यवस्थित क्षेत्र, जहाँ जिनकी अपने कानून व्यवस्था होती है, अपनी परंपराएं होती है, अपनी सभ्यता होती है, वहां पर खुद संविधान बाउंड हो जाता है। वहां पर इनके आईपीसी, सीआरपीसी ये सब बाउंड हो जाती है। यहाँ तक कि इनका व्यक्ति, इनकी सरकारें भी बाउंड हो जाती है। लेकिन फिर भी ये हमारे पे ये धाराएं लागू होते हैं।